स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिजन को डिस्कस करेंगे कि ये कैसा प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स, फिजन से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ जब दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो तो उस प्रोसेस को फिजन कहा जाता है। और यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन से मुराद ये है कि जब हमारे पास कोई न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में तो उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जर्मन साइंटिस्ट थे ओटो हाम। ठीक है, ओटो हाम। ठीक है। और इन्हीं के साथ दूसरे साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। ठीक है, फ्रिट्ज फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। ठीक है, इन्होंने 1939 में डिस्कवर किया था स्ट्रेसमैन। ठीक है, इनका यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं स्ट्रेसमैन। इन्होंने 1939 में डिस्कवर किया था कि जब यूरेनियम के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाए तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियाई है वो टूटता है कुछ पार्ट्स में। और वो पार्ट्स हमारे पास कौन से आते हैं? एक हमारे पास बेरियम एलिमेंट आ जाता है, दूसरा हमारे पास क्रिप्टॉन आ जाता है, और इन दोनों के साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट आउट होते हैं और साथ ही कुछ एनर्जी भी एमिट आउट होती है ऑन की बम्बार्डमेंट के बाद। ठीक है, एस नंबर होता है 235। ठीक है, जो कि शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, और जो यूरेनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 92, यानी कि 92 शो कर रहा है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, यूरेनियम के जब ऊपर जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया गया, ठीक है, तो ये देखा गया कि जो हमारे पास यूरेनियम का न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है फिर। ठीक है, यहाँ पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं बेरियम। ठीक है, बेरियम का जो एटॉमिक मास नंबर है वो हमारे पास होता है 138। ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता है 56। बेरियम के साथ एक और जो एलिमेंट एमिट आउट होता है वो होता है क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन का जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है वो होता है 95 और एटॉमिक नंबर होता है 36। तो सोचिए, जो हमारे पास दो एलिमेंट्स यहाँ पे बने हैं, ठीक है, यूरेनियम के ब्रेक डाउन करने के बाद उनके साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स भी बनते हैं। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स भी बनते हैं और इनके साथ ही बहुत एनर्जी भी रिलीज आउट होती है, जिसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो सर, इसका मतलब है कि जो हमारे पास फिजन प्रोसेस है, ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है वो हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखें कि जो हमारे पास फिजन रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, फिजन रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रिएक्शन इन विच न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉल कहते हैं एमिशन विद द एमिशन ऑफ है उस हैवी न्यूक्लियस के मुकाबले में, और साथ ही हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फिजन रिएक्शन को एक डायग्राम के थ्रू बेहतर तरीके से देखेंगे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके साथ हम बम्बार्ड करवा रहे हैं, इसके ऊपर बम्बार्ड करवा रहे हैं एक न्यूट्रॉन को। यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को मैं यहाँ पे एन से डिनोट करती हूँ। ठीक है, ये जब बम्बार्ड करवाया जाएगा हैवी न्यूक्लियस पे तो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो एक एक्साइटेड न्यूक्लियस बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास सेकंड फॉर्म आ रही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ रही है एक्साइटेड न्यूक्लियस की। ठीक है, एक्साइटेड न्यूक्लियस। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस एक्साइटेड फॉर्म में है ये आगे कन्वर्ट होता है फिजन फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यूरेनियम की एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन जो है वो एमिट आउट हुआ था। तो ये जो हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन एमिट आउट हुए थे उनको कहा जाता है फिजन फ्रेगमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये हमारे पास हैं फिजन। देख सकते हैं कि हमारे पास 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो एमिट आउट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने फिजन फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बने हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 फिजन फ्रेगमेंट्स बने हैं। ठीक है, यही जो हैं ये आगे जाते हुए यहाँ पे दिखाई दिए हैं कि ये इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे पास 2 फिजन फ्रेगमेंट्स हैं और साथ ही हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे एमिट आउट हो रहे हैं। चलेगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हमें
क्या सीक्वेंस नज़र आता है कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर फिजन रिएक्शन आराम से हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ग्राफ है ये हमारे पास है मैस नंबर, ठीक है, यानी कि मैस नंबर हमें शो कर रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और इसकी दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है ये हमें बता रही होती है कि हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने या फिर उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मुराद ये है कि जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियॉन्स होते हैं, हर न्यूक्लियॉन के हिसाब से कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो कि है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और इसका हमारे पास ग्राफ मौजूद है मैस नंबर के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा है। हमारे पास स्टेबल एलिमेंट है यहाँ पे आयरन, और आयरन का हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होता है 56। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तो इसका मतलब है कि आयरन को तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी कम होती जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल डिस्कस की थी यूरेनियम 235, ठीक है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया जाता है यूरेनियम 230 क्रिप्टॉन। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले हम ये नोट करते हैं कि जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस के रिजल्ट में फ्रेगमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो, ठीक है, वो लेस होता है एज कंपेयर टू एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन मौजूद है उसमें हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस कौन सा है, वो हमारे पास है यूरेनियम, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यूरेनियम 235 एंड 92। और जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास फ्रेगमेंट है बेरियम का, ठीक है, बेरियम 141 एंड 56। और दूसरा फ्रेगमेंट हमारे पास है क्रिप्टॉन का, जो कि है 92 एंड 36, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, यानी कि जो शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास यूरेनियम है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 92, ठीक है, जबकि हमारे पास जो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है वो है 36, ठीक है। और जो हमारे पास बेरियम का एटॉमिक नंबर है वो है 56। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो भी कम है यूरेनियम के एटॉमिक नंबर से, और जो हमारे पास क्रिप्टॉन है उसका एटॉमिक नंबर भी कम है यूरेनियम के एटॉमिक नंबर से, 2 या फिर 3। जो हम सेकेंड करेक्टरिस्टिक देखते हैं इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस का, वो हम ये देखते हैं कि ऑन एवरेज, ठीक है, यानी कि एवरेज में अगर देखा जाए तो हमारे पास हर रिएक्शन में 2 या फिर 3, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एमिट आउट होते हैं, ठीक है, आर रिलीज्ड, ठीक है। यानी कि ये जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे थे ना, लेकिन अगर हम एवरेज में देखें तो हमारे पास जितने भी फिजन रिएक्शंस हैं उनमें 2 या 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। जैसे कि हमने इस प्रोसेस में देखा था कि हमारे पास यूरेनियम के केस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी, एमिट आउट हो सकते हैं, या फिर उनके अलावा और प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि रिलीज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूट्रॉन जो है अगर बम्बार्ड करवाया जाता है यूरेनियम के ऊपर, ये हमारे पास है 140 इसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर 54 होता है, और ये हमारे पास होता है, 4 को हम क्लियरली लिख देते हैं, ये हमारे पास होता है जीनॉन, ठीक है, जीनॉन, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एमिट आउट होता है स्ट्रोंशियम। तो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 94 और एटॉमिक नंबर होता है 38, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, ठीक। रिएक्शंस आते हैं और इसके साथ हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं, हमारे पास न्यूट्रॉन्स 2 एमिट आउट होते हैं इसके साथ, और साथ ही हमारे पास हीट रिलीज होती है जिसको यहाँ पे मैं Q से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास और भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस आते हैं जिनके अकॉर्डिंगली अगर यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाए, यानी कि यूरेनियम 235 के ऊपर ही न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया जाए, तो हमारे पास 10 आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में 10 जो है वो रिलीज होता है, ठीक है,
टिन बनता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास है मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम एलिमेंट है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं? हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं और साथ ही है 3 भी एमिट आउट हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक आ जाता है इन रिएक्शंस का, वो ये आता है कि जो हमारे पास सारे के सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास रिजल्ट्स में एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, आर रेडियो एक्टिव। तो ये कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं, ठीक है, और फिर दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है, ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये जो हमने जितनी भी एग्जांपल्स अभी डिस्कस की, जिनमें हमारे पास ज़ीनॉन, स्ट्रोंशियम, टिन, मोलिब्डेनम, बेरियम और क्रिप्टॉन जो हैं वो एमिट आउट हुए, तो सारे के सारे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, ठीक है। और सुनिए सबसे लास्ट में हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आता है इन न्यूक्लियर फिजन प्रोसेसेस का, वो ये है कि इन प्रोसेसेस में देखा गया है कि जो हमारे पास अभी रिएक्शंस हमने देखे थे यूरेनियम 235 के लिए, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पोलोनियम एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है जिसका एटॉमिक मास नंबर हमारे पास 239 है। तो इन एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करवाने के लिए फिजन ज़्यादा इजी रहता है स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम का एक न्यूक्लियाई मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होती है कि जब हमारे पास यूरेनियम का 1 ग्राम मौजूद हो, ठीक है, एनर्जी कितनी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, व्हेन गोज अंडर फिजन प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिजन प्रोसेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम वो कैलकुलेट करेंगे एनर्जी जो कि रिलीज होगी कि जब हमारे पास यूरेनियम का 1 ग्राम मौजूद हो और ये जो हमारे पास यूरेनियम का 1 ग्राम है इसके अंदर फिजन प्रोसेस हो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास यूरेनियम के 1 ग्राम के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर न्यूक्लियाई मौजूद हैं, ठीक है। तो रिलीज हो रही है एनर्जी रिलीज्ड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो सुनिए जो हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी है, ये तब रिलीज हो रही है जब हमारे पास यूरेनियम का सिर्फ एक न्यूक्लियाई फिजन प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम देखते हैं कि फॉर 1 ग्राम ऑफ, ठीक है, फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 एंड 92, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे वैल्यू किस तरह से आ रही है, यहाँ पे अगर हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जॉल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास प्रीफिक्स मेगा है ये कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻6 में, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल होगी जब यूरेनियम का 1 ग्राम जो है वो फिजन प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास कोल होता है उसको यानी वोल्ट्स इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 आई है जो कि एमिट आउट होगी जब यूरेनियम का 1 ग्राम जो है वो फिजन प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास कोल होता है उसको उसकी कंबस्शन के थ्रू जो हम हीट एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है, उससे कंपैरिजन करेंगे इस एनर्जी का, ठीक है, कि कौन सी एनर्जी हमें ज़्यादा मिल रही है। तो स्टूडेंट्स अब इस जाउल्स को अगर हम कैलोरीज में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो 1 कैलोरी इक्वल होता है 1 कैलोरी हमारे पास इक्वल होता है इसके हमारे पास 1 जाउल किसके 86 जाउल के, ठीक है।
यहाँ पे हम जाउल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा 4.186 जाउल्स इक्वल टू 1 कैलोरी, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास 1 जाउल किसके इक्वल हो गया, 1 जाउल इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.186 कैलोरीज के, ठीक है, कैलोरीज। और साथ ही हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारे पास आ गया कैलोरी में। और साथ ही हमारे पास देखें हमने कितने जॉल्स को कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट करना था 1.927 इंटू 10⁻13 जॉल्स को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1.927 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय 4.186, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा कैलोरीज में, ठीक है, हमारे पास कैलोरीज में आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 4.6 इंटू 10⁻12 कैलोरीज, ठीक है। तेजी से रिएक्ट करता है और हीट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। तो हमारे पास जो हीट ड्यू टू हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है, हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है, पर मेट्रिक टन। तो सुनिए जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है मेट्रिक टन, ये एक्चुअली शो कर रहा है ऐसे मैस को जो कि इक्वल है 1000 किलोग्राम के, क्योंकि हमारे पास 1 मेट्रिक टन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 मेट्रिक टन इक्वल होता है 1 मेट्रिक टन इक्वल होता है 1000 किलोग्राम्स के, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास कोल है वो अगर 1 मेट्रिक टन है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास कितनी कैलोरी एनर्जी जो है, हीट एनर्जी रिलीज होगी, वो रिलीज होगी 8 इंटू 10⁻9 कैलोरीज। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था कि जो हमारे पास यूरेनियम का 1 ग्राम है उसकी वजह से हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो हमारे पास रिलीज हो रही है 4.6 इंटू 10⁻12 कैलोरीज। तो स्टूडेंट्स इतनी ही एनर्जी को रिलीज करने के लिए कितने मेट्रिक टन्स कोल चाहिए होगा हमें, वो हम कैलकुलेट करते हैं कि वो फॉर 4.6 इंटू 10⁻12 कैलोरीज, ठीक है, कैलोरीज ऑफ, ठीक है, ऑफ हीट, ठीक है, फॉर हीट अमाउंट ऑफ कोल is equals to 4.6 इंटू 10⁻12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻9। ऊपर हमारे पास यूनिट्स है कैलोरीज का, ठीक है, ये हमारे पास कैलोरीज है, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो यूनिट है वो है हमारे पास कैलोरीज पर मेट्रिक टन, ठीक है। मेट्रिक को मैंने नीचे लिख लिया मेट्रिक टन। तो कैलोरीज से कट जाएगा, तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आता है 575 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम टू मेट्रिक टन ऑफ कोल। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही थी यूरेनियम के सिर्फ 1 ग्राम की वजह से, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 23592, वो हमारे पास इक्वल आ रही है उस एनर्जी के जो कि 575 मेट्रिक टन कोल को कंबस्ट करने के बाद हमारे पास आएगी, ठीक है, मेट्रिक टन ऑफ कोल। या फिर स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 575,000 किलोग्राम्स ऑफ कोल जो है उसको जब कंबशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा तो तब हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो हमारे पास इक्वल होगी 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम